Good evening, students. Welcome to Study from Home. In today's video, we will be continuing our chapter of economics, 12th standard macroeconomics. And the chapter that we were currently continuing in our previous video, that was method to calculate national income. Methods to calculate national income. ठीक है? In this legacy, in the methods to calculate national income, we have covered up the first method. The very first method that we have completed is the value added method. ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड का जो एक और नाम था वो था आपका प्रोडक्शन मेथड. ठीक है, अब आज जो मेथड हम स्टडी करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, दैट विल बी इनकम मेथड. द सेकेंड मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. आज के वीडियो में जो मेथड स्टडी करेंगे वो होगा हमारा इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. ठीक है, अब एक बार इनकम मेथड को आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको मॉडल ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का. ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में क्या था, हम दो सेक्टर मानते थे जहां पे केवल दो सेक्टर थे. दो सेक्टर कौन से थे? एक था आपका प्रोडक्शन सेक्टर और एक था आपका हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, अब प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर में क्या है, वो मनी का साइकिल जो है वो घूमता रहता है. अब मनी का साइकिल प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर में कैसे घूमता रहता है एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं. हाउस होल्ड क्या करते हैं, ये देते हैं प्रोडक्शन सेक्टर को क्या, फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, अब फैक्टर सर्विसेज के या फैक्टर सर्विसेज यानी कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, जैसे कि आपका मनी हो गई, जैसे कि आपका लैंड हो गया. ठीक है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को. अब इस फैक्टर सर्विसेज के एवज में क्या करते हैं ये प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं क्या, फैक्टर पेमेंट्स. ठीक है, और हम इनकम मेथड में क्या करते हैं, इन द इनकम मेथड वी एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर पेमेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी में एक टाइम पे जितने फैक्टर पेमेंट्स दिए जाते हैं प्रोडक्शन सेक्टर द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को, हम क्या करते हैं, हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं. यानी कि इन इनकम मेथड वी एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. अब इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट के कुछ जो पार्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, compensation of employees, rent, profit, interest. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से फैक्टर पेमेंट्स को कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं पूरी कंट्री की नेशनल इनकम. ठीक है, अब नेशनल इनकम को हम क्या बोलते थे एक बार मैं बता दूं, नेशनल इनकम. ठीक है, आई थिंक मुझे रिकॉल करने की जरूरत नहीं है कि नेशनल इनकम को हम जानते हैं क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के मीडियम से भी हम नेशनल इनकम को जानते हैं. ठीक है, और हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक किस तरीके से पहुंचना है, फैक्टर पेमेंट्स को कैलकुलेट करके. फैक्टर पेमेंट्स को कैलकुलेट करके कैसे, फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है, फैक्टर पेमेंट का मतलब है आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. तो मैं बात कर रहा था हमें जाना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम फैक्टर पेमेंट से किस तरह से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. अपने सबसे पहले मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम प्रोडक्शन यानी कि ओवरऑल प्रोडक्शन एक साल में होता है, हम प्रोडक्शन की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे. और इस तरह से हम क्या निकाल रहे थे, नेशनल इनकम. यानी कि हम जो निकाल रहे थे, हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हम निकाल रहे थे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट. देखिए प्रोडक्शन हो रहा है,
प्रोडक्शन किसी न किसी चीज का हो रहा है। अब प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हर कोई किसी ना किसी तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंडल्ज है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। आपका घर कहीं बना हुआ है, आपने किसी को अपना गोडाउन लैंड रेंट पे दिया हुआ है, आपके फादर कहीं पे काम करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस चल रहा है, या फिर आप लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। हम ओवरऑल पूरी कंट्री के फैक्टर पेमेंट को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी क्या, कंट्री की नेशनल इनकम, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, नेशनल इनकम का बाय इनकम मेथड, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया फैक्टर पेमेंट्स के बारे में, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको क्या करना है, हमको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जाना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक। यहां देखता हूं, हमको जाना है क्या, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक, यानी कि फैक्टर इनकम जो हमें डेटा होगा, यानी फैक्टर पेमेंट्स को, कंट्री के पूरे फैक्टर पेमेंट्स को कैलकुलेट करके हमें निकालनी है कंट्री की नेशनल इनकम, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जब हम डी से एन पे जा रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमें क्या करेंगे, हम एनडीपी में, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या प्लस कर देंगे, एनएफआईए। अब एनएफआईए क्या था, एनएफआईए था आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एंड एनएफआईए निकालने का तरीका क्या है, एनएफआईए निकालने का तरीका है आपका फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इसको माइनस कर देंगे एंड ओवरऑल इस फॉर्मूले को रख देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम, ठीक है। एंड जो नेशनल इनकम हमारी इस तरीके से निकल के आएगी, वो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी हमारी इनकम मेथड से, बिकॉज हमारा जो कैलकुलेशन है वो फैक्टर पेमेंट से हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड को एक बार रिवाइज कर दूं, इनकम मेथड क्या कहता है, एंड इनकम मेथड वी एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। अब फैक्टर पेमेंट अगर देखिए, फैक्टर पेमेंट हमारे दो तरह के होते हैं। एक फैक्टर पेमेंट जो डोमेस्टिकली जो कैलकुलेट हो, वो आपका एनडीपी एट एफसी। हमें क्या करना है, हमें एनडीपी एट एफसी से जाना है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से जाना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक, जो है हमारी क्या, नेशनल इनकम। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसमें से हम डी से एन में, यानी हम डोमेस्टिक से एन में जाते हैं, तो डोमेस्टिक से एन में जाने के लिए हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडिशन कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या, और एनएफआई का फॉर्मूला है हमारा फीफा माइनस फीटा, तो उससे हमारी जो है फाइनल वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट क्या होता है ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर इनकम के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली फैक्टर इनकम इज एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ फैक्टर इनकम्स। तो अब हम जान लेते हैं फैक्टर इनकम एग्जैक्टली है क्या, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स। जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट था फैक्टर इनकम एंड फैक्टर पेमेंट का, एग्जैक्टली फैक्टर इनकम होती क्या है। देखिए फैक्टर इनकम का मतलब वो सारी इनकम सॉरी इनकम रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज, यानी कि फैक्टर इनकम में केवल और केवल उन्हीं इनकम्स को कैलकुलेट करते हैं हम जो कि हमें सर्विसेज देने के अगेंस्ट में मिली हैं, यानी कि जो हमारी अर्न इनकम है। फैक्टर इनकम को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं अर्नड इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम को हम अर्न इनकम भी बोल सकते हैं। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत क्या पड़ी, हमको क्या जरूरत थी कि हम इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करें कि फैक्टर इनकम को अर्न इनकम बोलते हैं, और ये तभी कैलकुलेट की जाती है जबकि वो इनकम आपको आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट में मिले। क्यों, बिकॉज जितने भी तरह के भत्ते होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, वो सारे इसमें कैलकुलेट नहीं होते, यानी कि ट्रांसफर इनकम इज नॉट कैलकुलेटेड इन द फैक्टर इनकम। जितने भी ट्रांसफर मैंने आपको पहले पढ़ाया था
जब मैंने आपको नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसमें ही बताया था कि जो ट्रांसफर इनकम होती हैं वो फैक्टर इनकम से अलग होती हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं क्या फैक्टर इनकम, तो हम कंट्री की फैक्टर इनकम्स को जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो वहां पे हमारी निकल के आ जाती है क्या, नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन टर्म्स की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन फैक्टर इनकम इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आपका सबसे पहले क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है वॉट एवर द एम्प्लॉइज आर गिविंग टू योर फर्म, एम्प्लॉय जो भी आपको आपकी फर्म को दे रहे हैं उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी आपकी वेजेस का पार्ट हो गया, सैलरी का पार्ट हो गया, वो सब आपका पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आएगा, इसमें सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा पेमेंट्स इन काइंड। अब पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या है, कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए अगर काम कर रहा है तो कंपनी ने क्या किया हुआ है, कंपनी ने उसको फ्लैट दिया हुआ है, पेमेंट इन काइंड। ठीक है, अब जैसे कि आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको बड़े बड़े बंगलोज अलॉट होते हैं। ठीक है, तो क्या जो बंगलो के मेंटेनेंस पे खर्चा है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा? यस, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, बिकॉज उस आईएएस ऑफिसर को वेजेस के अलावा क्या मिल रहा है, पेमेंट इन काइंड मिल रहा है। पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या हो गया, पेमेंट इन काइंड का मतलब जितने भी अलाउंस मिलते हैं, रेंट मिलता है, आपको गाड़ी का खर्चा मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, वो सारा का सारा आपका पेमेंट इन काइंड में जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आएगा, फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, आपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, आपने अपने एम्प्लॉयज को लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, वो सब भी आपका किसमें, वो सब भी आपका फैक्टर इनकम में कैलकुलेट होगा। कई सारी फर्म्स अपने एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि क्या है उनकी अनसर्टेनिटी को प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो आपकी सोशल सिक्योरिटी भी आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होती है। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका रिटायरमेंट पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड। आजकल जो है पेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो वो भी आपका इसका पार्ट है। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन, देखिए पेंशन दो तरह की होती है, एक होती है ओल्ड एज पेंशन और एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम का पार्ट होती है, बट रिटायरमेंट पेंशन यानी कि वॉट एवर द मनी दैट यू आर गेटिंग अगेंस्ट द सर्विसेज फॉर द लाइफ टाइम दैट यू आर गिवन टू एनी फर्म, आपने उस फर्म को पूरे लाइफ टाइम अपनी जो सर्विसेज दी है ना, वो आपकी रिटायरमेंट पेंशन है। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होगा, वेजेस आ गई, पेमेंट इन काइंड आ गया, सोशल सिक्योरिटी आ गई, एंड आपके एम्प्लॉइज की क्या आ गई, रिटायरमेंट पेंशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले जो टाइप था हमारा क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकेंड पार्ट जो हम स्टडी करेंगे इसमें वो क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस मीन वॉट एवर द रिसोर्सेज यू आर यूजिंग। ठीक है, वॉट एवर द बिजनेस यू आर रनिंग, यानी कि प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम, प्रॉपर्टी एंड यानी वो इनकम जो कि प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, एंड आपकी जो ऑपरेटिंग सरप्लस में जो आते हैं वो क्या क्या आता है, वो आएगा इसमें रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। रेंट कब, जब आपकी प्रॉपर्टी हो। ठीक है,
प्रॉफिट, आप एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका बिजनेस है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट यानी कि आपने कहीं पे कैपिटल लगाया हुआ है, उस कैपिटल के अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस मींस इनकम अर्नड थ्रू प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी इनकम अर्न होती है वो आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, और आपका ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ना, ये ऑपरेटिंग सरप्लस भी आपका 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सबसे पहला जो काइंड होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और इसको हम डिविडेंड्स भी बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या है, जब कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को शेयर करती है, फर्म प्रॉफिट शेयरिंग टू इट्स शेयर होल्डर्स, जब कोई फर्म अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपने प्रॉफिट को शेयर करती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके 2 नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट को शेयर करती है अपने शेयर होल्डर से तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड की जो मैं बात करूं, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, वो है आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट यूज्ड टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस, यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेस को पे करने के लिए जो प्रॉफिट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, वो है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी आपने शेयर होल्डर से बांट दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मीन यानी कि वो अमाउंट जो आप यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट टैक्स को फिल करने के लिए। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो होता है यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, विच यू हैव केप्ट फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस में फ्यूचर यूज के लिए जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप रख रहे हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। हमने पढ़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि वॉट एवर द इनकम earned in with the help of property and entrepreneurship। and property and entrepreneurship से आपकी 3 तरह की इनकम आती है, आपका रेंट आता है, प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस को हम 3 तरह के तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि वॉट एवर द प्रॉफिट दैट इज शेयर विद द शेयर होल्डर। आफ्टर दैट द सेकंड वन कॉर्पोरेट प्रॉफिट मीन whatever the profit that is shared with the government in terms of tax, and after that undistributed profit means the amount of profit that is maintained with itself via firm for its expansion या for its future use। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा वो आएगा मिक्स्ड इनकम का। ठीक है, अब मिक्स्ड इनकम का क्या मतलब है, देखिए कुछ पर्सन जो हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का क्या मतलब है, यानी कि वो कहीं किसी के यहाँ काम नहीं कर रहा, उसका सब कुछ अपना है, यानी कि उसके पास एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज की जगह उसकी लेबर लग रही है, रेंट उसको देना नहीं पड़ रहा बिकॉज जगह उसकी है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा क्योंकि कैपिटल उसका है। तो हमारे जितने भी टर्म थे, हमारा कैपिटल था, हमारा इंटरेस्ट था, हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज था, हमारा इंटरेस्ट था, हमारा प्रॉफिट भी अकेला अर्न कर रहा है। ठीक है, जब एक सिंगल पर्सन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी अर्न कर रहा हो, वो रेंट भी खुद ही ले रहा हो, वो
प्रॉफिट भी खुद ही जनरेट कर रहा हो और वो इंटरेस्ट भी खुद ही जनरेट कर रहा हो, यानी कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन is known as the mixed income, because the profit earned by such self-employed person is mixture of compensation of employees, rent, profit and interest. ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। हमने इसमें पढ़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमने इसमें पढ़ा ऑपरेटिंग सरप्लस एंड हमने इसमें पढ़ा मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम मेथड में टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने न्यूमेरिकल्स पर। देख लेते हैं एक बार। अब इसके बाद प्रिकॉशंस। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये जान लिया हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जब हमने वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के बारे में जाना था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम इतने बड़े स्केल पे काम करते हैं ना, तो वहां पे डबल काउंटिंग की दिक्कत आती है। हम ये नहीं सोच पाते कि किस चीज को कैलकुलेट करें या किस चीज को हम कैलकुलेट ना करें, किस चीज को हम कैलकुलेट करें, किस चीज को कैलकुलेट ना करें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, वैल्यूएट मेथड में भी हमने जाए थे प्रिकॉशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाया इनकम मेथड। ठीक है, प्रिकॉशंस टेकन, प्रिकॉशन टेकन। तो मैं बात कर रहा हूं प्रिकॉशन टेकन इन इनकम मेथड, यानी इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह के प्रिकॉशन को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था फैक्टर इनकम हम किसे कहते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम इज अर्न्ड इनकम। ठीक है, यानी वॉट एवर द इनकम दैट इज नॉट अर्न्ड, वी विल नॉट टेक एन अकाउंट ऑफ दैट इनकम वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम फ्रॉम दिस मेथड। एंड उसके लिए फॉर टू बी श्योर ऑल द क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम का सारा क्राइटेरिया जो है वो सीज हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, यानी कि जब भी हम इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और वहां पे क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसफर इनकम दी हुई हो। अब एक बार और बता दूं ट्रांसफर इनकम क्या होती है। जितने भी आपके अलाउंस होते हैं, गवर्नमेंट अलाउंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। तो इस तरह की इनकम दैट इज नॉट अर्न्ड अगेंस्ट योर सर्विसेज, हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रांसफर इनकम। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज। ओशन 11 किस किसने देखी है? ओशन 11 नहीं देखी तो धूम 2 तो देखी होगी। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, चोरी। एंड चोरी किसकी होती है, बड़ी बड़ी चीजों की। अब एक बात बताओ, हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो ये जो चोरी का जो अमाउंट है, क्या हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे? डेफिनेटली नॉट। वॉट एवर द इलीगल एक्टिविटी, देखिए इलीगल एक्टिविटीज से जो भी इनकम होती है, इलीगल एक्टिविटीज इनकम, ठीक है, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम, इज नॉट इंक्लूडेड। यानी जो भी इलीगल एक्टिविटी से जो भी इनकम हो रही है उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम वैल्यू एडिशन में कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन सपोज करो कि कोई पर्सन सेकेंड हैंड गुड बेचने का काम करता है एंड फॉर दैट ही चार्जेस द कमीशन। वो कहीं पे काम करता है या वो सेकेंड हैंड गुड बेच रहा है, या आप ही सपोज करो सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी बेच रहे हो। ठीक है, तो उसका जो कमीशन है क्या वो कैलकुलेट होगा? यस, सेकेंड हैंड गुड पे जो कमीशन होता है, सेकेंड हैंड गुड्स पे जो कमीशन होता है, दैट विल बी कैलकुलेटेड। सेकेंड हैंड गुड्स कमीशन विल बी इंक्लूडेड इन
नेशनल इनकम, यानी उसको हम ऐड करेंगे नेशनल इनकम में। अगर हमारा क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स कमीशन विल बी, सेकेंड हैंड गुड्स बेच के कोई कमीशन अगर अर्न हो रहा है तो। उसके बाद ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ऑफ ट्रेडिंग शेयर्स, यानी कि शेयर्स के जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो शेयर को खरीदने बेचने का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो शेयर की ट्रेडिंग पे अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। तो शेयर की ट्रेडिंग से जो भी ब्रोकरेज अर्न कर रहे हैं, यानी दलाली जो आपको मिल रही है, डेफिनेटली दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कि ब्रोकरेज ऑफ ट्रेडिंग शेयर्स विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। यानी जो शेयर को बेचने खरीदने से जो दलाली मिलेगी वो आपकी नेशनल इनकम में क्या होगी, कैलकुलेट होगी, ठीक है। उसके अलावा आपको कल 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, ठीक है, तो वुड दैट बी कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम? डेफिनेटली नॉट, यानी कि इनकम अर्न्ड फ्रॉम विंडफॉल गेम्स। तो जितने भी लॉटरी होती हैं, जैकपॉट मशीन्स होती हैं, कसिनो होता है, गैम्बलिंग होती है, इनसे अगर आप कोई पैसा जीतते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, विंडफॉल गेम अर्निंग, ठीक है। तो विंडफॉल गेम्स अर्निंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इस मेथड से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ फैक्टर इनकम का एग्जांपल ले रहे हैं कि कौन सी किस तरह की फैक्टर इनकम को हम ऐड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द फैक्टर इनकम फ्रॉम एंड फर्दर नेशनल इनकम। तो हम ट्रांसफर इनकम को कैलकुलेट नहीं करते, इलीगल एक्टिविटीज की इनको कैलकुलेट नहीं करते, सेकेंड हैंड गुड पे कमीशन मिल रहा है तो उसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रोकरेज को कैलकुलेट करते हैं, विंडफॉल गेम से जो प्रॉफिट अर्न होता है हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। और imputed rent of self-occupied space, imputed rent of self-occupied space। अब सपोज करो कि जो बिजनेस लगा हुआ है वो बिजनेसमैन की खुद की जगह है, ठीक है, तो वहां पे जो उसका जो रेंट है, उसका जो मेंटेनेंस है, वुड दैट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम? यस, डेफिनेटली वो इंक्लूड होगा। क्यों? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ये जो पॉइंट आया है वो किस में से आया है, ये पॉइंट निकल के आया है आपका कहां से, ऑपरेटिंग सरप्लस से, विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद सेल्फ प्रोडक्शन, यानी कि आपकी जो मिक्स इनकम के जितने भी फैक्टर्स थे, मिक्स इनकम के जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे इसमें, विल बी इंक्लूडेड। शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, डेफिनेटली इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया जाएगा, डेफिनेटली वो भी आपका इंक्लूड किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो हमने पढ़ा व्हाट एग्जैक्टली नेशनल इनकम इज, ठीक है। हमने पढ़ा टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, हमने पढ़ा प्रिकॉशन टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड में एग्जैक्टली होता क्या है, हम फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करते हैं, एंड फैक्टर इनकम में जब हम NFIA को ऐड कर देते हैं, देखिए हमारे पास है क्या, फैक्टर इनकम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस NFIA इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इस पॉइंट को याद रख लेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनता ही बनता है इस टॉपिक से। तो तब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इनकम मेथड से। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।